Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today we are going to discuss about जनरल फिज़िक्स। अच्छा गाइस, आज मैं सिर्फ शॉर्ट रिकैप कर रहा हूँ तमाम चीज़ों का। तीन हमारे पास जो सेक्शंस हैं, जनरल फिज़िक्स, थर्मल फिज़िक्स, वेव्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर फिज़िक्स विद स्पेस फिज़िक्स। ये आपके साथ बहुत ही शॉर्ट इसका मैंने वीडियोस बनाए हैं ताकि आपके लिए बहुत फ़ायदा हो। इसको ज़रूर देख लें, एक तरह का रिकैप है आपका, बहुत ही क्विक रिव्यू है और रिकैप है। मेजरमेंट्स में सबसे पहली चीज़ जब हम बात करते हैं तो वी कैन मेजर द लेंथ, वी कैन मेजर द टाइम, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी। और उसमें आपको सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में मालूम होना चाहिए कि 7 बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। सो यू नो वेरी वेल कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 आपकी बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इसके अलावा जितनी भी हैं वो सारी की सारी ड्राइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। और एक चीज़ और आपको प्रीफिक्सेस के बारे में बता दूं कि आपने 5 प्रीफिक्सेस लाजमी याद रखने होते हैं। और उन 5 प्रीफिक्सेस में से जो प्रीफिक्सेस आपको याद रखने वो ये हैं। उसमें आपका मेगा है जिसकी वैल्यू 10⁻⁶ है, ठीक है। आपका किलो है जिसकी वैल्यू 10⁻³ है। आपके पास सेंटी है 10⁻⁻² है। मिली है 10⁻⁻³ है। और बहुत ही कम यूज़ होता है वैसे माइक्रो, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻6 है। ये प्रीफिक्सेस आपको याद होने चाहिए। देन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए 2 टेक्निक्स हैं। एक तो आपके पास रेगुलर शेप होती हैं, एक इर्रेगुलर शेप होती हैं। रेगुलर शेप का वॉल्यूम आप फाइंड करते हैं फार्मूला से। इर्रेगुलर शेप के लिए आप फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसका इनिशियल वॉल्यूम मेजर करते हैं और फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करके आप किसी भी इर्रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इवन सिलेंडर आपका किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। स्प्रिंग बैलेंस, बीम बैलेंस, फिज़िकल बैलेंस, ये तमाम डिवाइसेस आपकी मास को मेजर करने के लिए यूज़ हो रही हैं। डेंसिटी अगर आपने फाइंड करनी है तो मास मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। तो आपके पास फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। टाइम पीरियड फाइंड करना है अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस आपने उनका टाइम कैलकुलेट करना है। जो टाइम आएगा 25 वाइब्रेशन का टाइम्स आपने निकाला है, 20 का आपने टाइम फाइंड किया है, उस टाइम को आप नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देंगे। एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अंडर द ग्रेविटी फॉल करता है उसका एक्सेलरेशन आपने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। राउंड ऑफ करके भी आप यूज़ करते रहें लेकिन 9.8 करेंगे, दैट्स गुड, ज़्यादा बेहतर यही है आपका। वरना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन आप इसको 9.8 करें, इट्स मच बेटर। ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है। इसके अलावा ये आपकी फील्ड स्ट्रेंथ भी है, यानी कि अगर मैं बताऊँ तो आपकी जी की वैल्यू दिस वन 9.8 न्यूटन्स पर केजी है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मास और वेट का कंपैरिजन, क्वांटिटी ऑफ मैटर मास है, यूनिट्स केजी हैं, स्केलर क्वांटिटी है मास। वेट फोर्स है जिससे अर्थ अट्रैक्ट कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। और वेक्टर क्वांटिटी है, वेट फाइंड करने का फार्मूला आपके सामने है। इसको आपने मास को मल्टीप्लाई कर देना है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से, यानी कि जी से। और जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आमतौर पे पेपर में गिवन भी होती है। स्पीड फाइंड करनी है आपको, फार्मूला आपके सामने है, लेकिन ये एवरेज स्पीड के लिए है, या आप उस वक्त यूज़ करते हैं ये फार्मूला जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। वो आप उस वक्त फाइंड करने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, यू कैन फाइंड द स्पीड। ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं, 2 तरह के ग्राफ हमें फेस करने को मिलते हैं। एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक होता है स्पीड टाइम ग्राफ। यू कैन सी बोथ ऑफ द ग्राफ। अभी जो आपके सामने ऊपर यहाँ पे शो हुआ है ये आप देख सकते हैं, दिस वन, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास स्पीड की इन्फॉर्मेशन देता है। इट मीन्स कि इसका ग्रेडियंट इन स्पीड की इन्फॉर्मेशन देता है। ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है? पहली बात ये समझ लें कि अगर आपके पास इस तरह की स्ट्रेट लाइन है तो आपकी स्पीड यहाँ कांस्टेंट स्पीड है। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन डाउन जा रही है, रिटर्न टू द जर्नी, यानी डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले आप फॉरवर्ड जा रहे थे, तो अब आप यहाँ से बैकवर्ड जा रहे हैं इस केस में।
अच्छा, ये आपके पास अगर कर्व इस तरह है तो इसका मतलब है स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ होने का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। अगर कर्व ऐसे जा रहा है तो समझ जाएं स्पीड आपकी डिक्रीज़ हो रही है। और जब लाइन ऐसे स्ट्रेट हो जाती है तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी आ जाता है, ग्रेडियंट इसका ज़ीरो हो जाता है। वी कैन से कि स्पीड यहाँ पे ज़ीरो हो गई है। ये रेस्ट है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपके पास ये रेस्ट शो हो रहा है। तो ये दोनों केसेस में यहाँ भी स्पीड आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ भी स्पीड आपके पास कांस्टेंट है। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। ग्रेडियंट फाइंड करने की टेक्निक क्या होती है? ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आपको राइज ओवर रन करना होता है। राइज आपको मिलता है वाई एक्सिस से, यहाँ से आप देखेंगे कितना राइज आया है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास ज़ीरो है, यू मे चेक इट। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो से ये 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया इसने कितने टाइम में? विद इन 5 सेकेंड्स। तो आपने राइज ओवर रन कैसे निकालना है? 20 डिवाइड बाई 5, 20 को 5 से आपने डिवाइड किया, आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी स्पीड। आपके पास ये जो ग्रेडियंट है दूसरी साइड पे जो रिटर्न टू द जर्नी है, इसका ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा और इसमें फॉल ओवर रन आप निकालेंगे -20/5, आंसर विल बी -4। ठीक है, आई होप दिस वन विल बी क्लियर। ग्रेडियंट फाइंड करने का एक और फार्मूला भी, अगर आप राइज ओवर रन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। y2 - y1 ओवर x2 - x1, दोनों से आंसर सेम आता है। तो ये ग्रेडियंट याद रखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको स्पीड की इन्फॉर्मेशन देता है। स्पीड अगर इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन है, स्पीड अगर डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, ये डीसेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। जब हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है वो 3 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड, बल्कि 4 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। आपको स्पीड की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे पहले ग्राफ में आप देख सकते हैं स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। दूसरे ग्राफ में स्पीड डिक्रीज़ हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपने यहाँ से, उसके अलावा आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एक्सेलरेशन की दे रहा है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? याद रखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ से ग्रेडियंट जो आपको देता है वो एक्सेलरेशन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ से जो आप ग्रेडियंट निकालेंगे राइज ओवर रन, वो आपको एक्सेलरेशन देगा। लेट सपोज ये आपका 50 है मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे टाइम आपके पास है 10 सेकेंड्स। 50/10, आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया है। याद रखें, ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है स्पीड टाइम ग्राफ से तो ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, लेकिन याद रखना है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके पास ग्राफ नहीं होता, वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम। तो आप एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फिर फार्मूला यूज़ करते हैं और वो फार्मूला होता है ये वाला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v - u/t। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी है v, u इनिशियल वेलोसिटी है और t टाइम है। इनमें से कोई भी एक वैल्यू मिसिंग हो तो आप ये फार्मूला यूज़ करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, डिसेलरेशन है और कांस्टेंट रेट पे हो रही है। इस केस में थर्ड ग्राफ में स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, तो इट मीन्स कि आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो है। अच्छा, इस ग्राफ में आपके पास रेस्ट यही कंडीशन होती है बस सिर्फ एक, कि आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन आ रही हो, ये रेस्ट है। लेकिन अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात की जाए तो ये लाइन आपके पास इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ये लाइन आपके पास डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये आपको क्लियर हो गया होगा। डेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला मास ओवर वॉल्यूम है। इससे रिलेटेड लाजमी क्वेश्चंस आपके पास आ जाता है। मास फाइंड करने के लिए बैलेंस और वॉल्यूम फाइंड करने की टेक्निक मैं बता चुका हूँ। 2 तरीके हैं आपके पास, अगर रेगुलर शेप है तो फार्मूला लगा दें और फार्मूले से फाइंड करें उसका वॉल्यूम, और इरेगुलर शेप है तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट मेथड आपने यूज़ करना है। अच्छा जी, एक और बात, आपके पास अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया और आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ है यहाँ पे वो फाइंड करने के लिए आपने जो यूज़ करना है वो आपने एरिया अंडर द ग्राफ यूज़ करना है। ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए जी बताएं यहाँ पे जो टाइम है, लेट सपोज 5 सेकेंड, इसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो इस 5 सेकेंड्स में या जो भी आपके पास टाइम था, यहाँ पे आपको 10 सेकेंड्स दिए हुए थे, चलिए 10 सेकेंड्स में
कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो आपने फाइंड क्या करना है, 10 सेकेंड्स की बेस हो जाएगी, हाइट इसकी 50 है। फार्मूला आपने ट्राइंगल का यूज़ करना है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया निकाल लेना है। ये जो एरिया आप निकालोगे ये डिस्टेंस कवर्ड को शो करेगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो आपने निकाल लिया, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकाल भी लेता हूँ और मैं कहता हूँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इससे मैं फार्मूले से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। बेस मेरे पास 10 है, हाइट 50 है, डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है 250 मीटर। और अगर एवरेज स्पीड पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान है, टोटल डिस्टेंस निकाल चुके हैं आप, टोटल टाइम आपको पता है, दोनों को डिवाइड कर दें, 250 डिवाइड बाई 10, 25 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ जाएगी। मैंने एवरेज स्पीड का वर्ड किस लिए यूज़ किया, इसलिए यूज़ किया कि स्पीड में इंक्रीज़ आ रहा है, कांस्टेंट नहीं है। देखें आप, यहाँ से इंक्रीज़ आना शुरू हुआ था और ये स्पीड आपकी 0 से इंक्रीज़ करके 50 हो गई थी, तो इस वजह से हम यहाँ एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू कि कैसे आपने ग्राफ से डिस्टेंस भी निकाल लिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें कुछ फोर्सेस के बारे में। जहाँ पर भी फोर्सेस बैलेंस होती हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड या तो कांस्टेंट होती है या फिर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, दो ही पोजीशन होती हैं। लेकिन अगर फोर्सेस बैलेंस ना हो, याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ कहता है फोर्सेस बैलेंस हो तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। सेकंड लॉ कहता है कि फोर्सेस बैलेंस ना हो तो आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका फार्मूला है, इसके ज़रिए से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स अगर आपने फाइंड करनी हो, सम टाइम गिवन होती है, सम टाइम गिवन नहीं होती। फॉरवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स दी हुई होती है, ये 10 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, तो यू कैन इजीली फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स 6 न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप मास निकाल सकते हैं अगर एक्सेलरेशन पता हो, या कोई भी एक वैल्यू मिसिंग हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मली जो रेजिस्टेंस फोर्स होती हैं आपकी, एयर रेजिस्टेंस होती हैं, ये बैकवर्ड फोर्सेस के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं। फर्स्ट लॉ आपका कहता है फोर्सेस बैलेंस हैं, सेकंड लॉ जब हम अप्लाई करते हैं फोर्सेस अनबैलेंस हों, और थर्ड लॉ जब हम अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शंस होता है। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ ये कहता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट अगर, ठीक है, उसकी लेंथ है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, उसकी लेंथ में इंक्रीज़ आ जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन आ गई। एक्सटेंशन जो आपके पास आती है, दैट एक्सटेंशन ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन आती है, और F इज़ इक्वल टू के एक्स, जहाँ पे के आपका हुक्स कांस्टेंट कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखें कहाँ तक है, अगर आप और से देखें तो यहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल लिमिट को क्रॉस करने के बाद ये देखें आपके पास कर्व होना शुरू हो गया है, और ये फिर इसकी इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है। हमेशा याद रखें जब भी ग्राफ आप टर्न करेंगे तो एक्सटेंशन वाली साइड पे एक्सटेंशन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी फोर्स लगाने पे, ठीक है। तो कभी भी आपने इसे ऊपर नहीं जाना, बल्कि एक्सटेंशन वाली साइड पे जाना है। जब इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है तो एक्सटेंशन ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, वरना एक्सटेंशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि यहाँ पे आपका हुक्स कांस्टेंट है, और आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इसको फार्मूले को यूज़ करके, F इज़ इक्वल टू के एक्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव करेगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जो उसको सर्कल में मूव करने पे मजबूर कर रही होती है। वो जो फोर्स एक्ट करती है, दैट्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल, वो हमेशा हमेशा याद रखना कहाँ पे होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे होगी, यहाँ पर है तो यहाँ पे होगी। इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो भी टुवर्ड्स द सेंटर होता है। उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन हम अभी नाम से डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी इन्होंने नाम यहाँ लिखा हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कल में घुमा रही होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको सर्कल से दूर लेके जाने की कोशिश करती है। जब हम बात करते हैं मोमेंट्स की, तो मोमेंट आपके पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स है। किसी भी आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और वो टर्न होना शुरू हो जाए तो आप कहेंगे वहाँ पे टर्निंग इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये फोर्स लग रही है, ये पिवट पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका पिवट पॉइंट से फोर्स तक होता है, ये डिस्टेंस है। ये टर्निंग इफेक्ट क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है।
लेकिन जब भी आपने टर्निंग इफेक्ट निकालना होगा हमेशा फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये दोनों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे भी और डिस्टेंस पे भी। अगर आपने फाइंड करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, ये टर्निंग कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, F2 उसको टर्न कर रही है क्लॉकवाइज। आपको डिस्टेंस बताया हुआ है D1, आपको इसका डिस्टेंस पता है D2। याद रखना है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर निकालेंगे तो कितना आएगा F1 D1, क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालेंगे तो वो कितना आएगा F2 D2। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्लॉकवाइज भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक और फोर्स लग रही होती है F3 और उसका डिस्टेंस कितना होता है D3, तो हम F1 D1 में F3 D3 को ऐड कर देते हैं। ये दोनों मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज हैं और इनका सम क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल हो जाता है F2 D2 के। यही आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। कभी भी अगर आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पूछ लिया जाए तो आप यही कह सकते हैं कि व्हेन द मोमेंट्स आर बैलेंस ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। जितना मोमेंट क्लॉकवाइज है उतना ही मोमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये रोटेट नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई एक मोमेंट ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो फिर ये रोटेट कर सकता है। अच्छा, एक बात सोचने की है, इस पे तो डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही हैं तीनों, तो अपवर्ड फोर्सेस भी कहीं से लग रही होगी, बिल्कुल लग रही होगी। वो कहाँ से लग रही होगी, वो इस पिवट पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। और वो कितनी होगी, जितना इन तीनों का सम होगा। यानी F1 F2 F3 को तीनों को ऐड करें तो इन तीनों के सम के बराबर अपवर्ड फोर्स लग रही होगी। आई होप दिस विल बी क्लियर। सेंटर ऑफ मास के बारे में हम बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, उसको हम एक पॉइंट पे बैलेंस कर सकते हैं। वो जो पॉइंट जिस पे आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, दिस इज़ अ सेंटर ऑफ मास। किसी भी रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ मास आप ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इरेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए आप प्लम लाइन यूज़ करते हैं। उसको दो पॉइंट से डिफरेंट सस्पेंड करते हैं और जहाँ पे वो दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो पॉइंट उनका सेंटर ऑफ मास होता है। जितना ज़्यादा सेंटर ऑफ मास लो होता है ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। जितना बेस एरिया वाइड होगा ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। जब हम स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं, पूरे सिलेबस में आपके पास सिर्फ 5 फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स में कौन कौन से हैं, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, मोमेंट है, और जितनी टाइप्स ऑफ आपके पास फोर्सेस हैं, ऑल टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, वो सारी आपकी वेक्टर हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। ये आपको क्लियर होगा। इसके अलावा जितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सारी की सारी आपकी स्केलर्स हैं। अब ये दो वेक्टर F1 F2 आपके सामने हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारा F1 वेक्टर है इसको हम उठा के इस तरह लेकर आ जाते हैं। इसको मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ कि इसकी जो टेल है वो आपके पास F2 के हेड से हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। यू कैन सी दिस वन, ये मैंने ज्वाइन किया है और ये F1 का हेड आ गया है। अब आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल लेनी है, उसको जो आपका सेकंड वेक्टर है यानी कि F1 उससे ज्वाइन करते हुए जाना है और ये आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। दिस वन इज़ अ रिजल्टेंट FR। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। चाहें तो आप F2 को भी F1 में ऐड कर लें, आंसर सेम आएगा। उसमें F2 की टेल को F1 के हेड से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये आपका F1 प्लस F2 भी आंसर सेम देगा आपको। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू FR। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये आपको क्लियर हो गया होगा। मोमेंटम के बारे में हम बात करें उससे पहले चलिए मोमेंटम के बारे में ही बात कर लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जब हम बात करते हैं, तो उसकी मास भी होगा, उसकी वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। और लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट हमारे पास जाके टकराता है किसी और ऑब्जेक्ट के साथ। लेट सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट MA है, इसकी स्पीड VA। एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास MB है और उसकी स्पीड भी VB है। ये VB रेस्ट में भी हो सकता है और ये मूव भी कर रहा हो सकता है किसी भी वेलोसिटी से। अगर मैं कहूँ टकराने से पहले अभी इसका मोमेंटम क्या होगा, आप कहेंगे MA, चलिए इसको हम UA कह देते हैं, रेस करके थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी आपको। इसकी इनिशियल स्पीड को UA कह देते हैं
और जो एम बी है उसकी इनिशियल स्पीड को यू बी कह देते हैं। ठीक है, मोमेंटम टकराने से पहले इसका एम ए यू ए होगा, इसका मोमेंटम टकराने से पहले एम बी यू बी होगा। दिस इज़ द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब ये दोनों टकरा जाते हैं और टकराने पर हो सकता है एम ए एम बी पर फोर्स लगाए, एम बी भी एम ए पे फोर्स लगाएगा, इन दोनों के दरमियान कोलिजन भी होगा और फिर आपका एम एक डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो जाएगा। मे बी वो वी ए उसको नाम दे देते हैं। एम बी भी आपका एक डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा, उसको हम वी बी कह देते हैं। तो अब जो मोमेंटम होगा एम ए मल्टीप्लाई बाई वी ए हो जाएगा इसका मोमेंटम एम ए का। ये ए बेसिकली ऑब्जेक्ट के लिए बस रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मली तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना मोमेंटम के लिए कि मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे बी इसलिए लगाया है जो ये शो कर रहा है कि ये मोमेंटम बी का है और ये वेलोसिटी बी की है। इनका टोटल मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद सेम होता है। यही वजह है कि ये इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अच्छा, अब एक और बात देख लें, जब आपके पास ये टकराता है ए बी के साथ तो उस पर फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जितनी फोर्स ए बी पे लगाता है ना, बी पी ए पे उतनी ही फोर्स लगाता है। याद रखिएगा, फोर्स दोनों की सेम होती है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। फोर्स लगने की वजह से दोनों की वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। अब अगर हम किसी एक का इम्पल्स निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम ए का इम्पल्स निकालना चाहते हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा ए का इम्पल्स? मैं कहूँगा ए की पहले वेलोसिटी क्या थी, एम यू थी, बाद में उसकी वेलोसिटी वी हो गई है, तो पहले उसका मोमेंटम आपके पास एम यू है ए का, बाद में एम वी हो गया है। तो ये जो फोर्स उस पर लगी उसकी वजह से मोमेंटम हुआ और वो कितनी देर तक कांटेक्ट में रहे, ये आपके पास इम्पल्स कहलाता है। तो इम्पल्स आपका इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इनटू टाइम, और फिर इम्पल्स को आप फोर्स इनटू टाइम से भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन से कि इम्पल्स इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, कि जो आपका ए का मोमेंटम चेंज हुआ है वो भी इम्पल्स है। तो चाहे आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लें ए का, या आप उसके ऊपर जो फोर्स लगी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों केसेस में आपको मोमेंटम मिल जाता है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। सेकेंडली, आपके पास यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको एक मैं बात बता दूं कि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पे आपके पास ए पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, बाद में आपके पास टकरा के बाउंस हुआ है और डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो अगर आपकी यू पॉजिटिव है तो वी को आपने नेगेटिव लेना है। ये बात याद रखिएगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर अबाउट द मोमेंटम, इम्पल्स एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एनर्जी की अगर हम बात करें, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, इसके यूनिट्स जाउल्स होते हैं और वर्क जितना होता है वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। वर्क की बेसिक इक्वेशन क्या होती है आप जानते ही हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस होती है। और एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं। काइनेटिक एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, केमिकल है जो आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है, आपकी बॉडी में होती है, बैटरीज़ में होती है, सेल में होती है। जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। जो भी इलास्टिक बॉडी होती है उनमें स्ट्रेन एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास एटॉमिक रिएक्शंस में होती है। इंटरनल एनर्जी जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, ठीक है ना। आपके पास इलेक्ट्रिकल लाइट, जो लाइट एनर्जी है, लाइट से आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट की फॉर्म में। साउंड एनर्जी है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। लेकिन आपके पास इक्वेशन सिर्फ दो एनर्जी की यूज़ होती हैं और वो ये हैं, काइनेटिक एनर्जी की और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर है भाई, बहुत अच्छे से याद रखिएगा और यूनिट्स का बहुत ख्याल रखें। फार्मूला ज़रूर लिखें जहाँ भी आपने लिखना हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, या फिर इसको वेट को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से, ये भी आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि एम जी की जगह आप वेट लिख सकते हैं। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जब आप बात करेंगे पावर के बारे में, पावर क्या होती है, तो पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, या फिर आप उसको एनर्जी ओवर टाइम कह सकते हैं। अब एनर्जी कोई सी भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। एक और फार्मूला मैं पावर का आपको बता दूं, एफ इंटू डी ओवर टी भी है, और इसके साथ एक और फार्मूला डी ओवर टी की जगह मैं स्पीड भी लिख सकता हूं, तो एफ इंटू स्पीड भी है। ये सारे पॉसिबल फार्मूलाज हैं पावर के लिए, जो जनरल फार्मूलाज हैं। एफिशिएंसी अगर आपने फाइंड करनी है तो यूज़फुल एनर्जी आउटपुट टू द टोटल एनर्जी इनपुट टाइम्स 100%। पावर की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा
कि आप एक मशीन को या आप एक मोटर को लेट सपोज एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ द इनपुट एनर्जी। आपकी इनपुट एनर्जी वो दो जगह पे कन्वर्ट होती है, एक यूज़फुल में, उस मोटर से आप कोई काम ले रहे हैं तो वो यूज़फुल एनर्जी है, लेकिन सम टाइम, बल्कि सम टाइम क्या, हमेशा कुछ एनर्जी आपकी वेस्ट भी होगी, तो वो आपकी वेस्ट एनर्जी है। तो इनपुट एनर्जी दो जगह पे आपकी जा रही होती है, यूज़फुल एनर्जी में और वेस्ट एनर्जी में। तो इनपुट एनर्जी इज़ द सम ऑफ यूज़फुल एनर्जी प्लस वेस्ट एनर्जी। आपको देखना होगी सिचुएशन कि यूज़फुल एनर्जी दी हुई है आपको, या वेस्ट दी हुई है, या इनपुट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आपने स्टेप लेना होगा। और इनपुट के दरमियान यूज़फुल और आउटपुट, ये आप देख लें क्या रिलेशन बनेगा कि आपकी इनपुट एनर्जी, आपकी यूज़फुल एनर्जी प्लस वेस्ट, ये आपका रिलेशन है इन एनर्जीज़ के दरमियान। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। आपको ये क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। रिसोर्सेज में जब बात करें, दो तरह के रिसोर्सेज हैं हमारे पास, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इनके कुछ प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हैं, ये ज़रूर देख लीजिएगा आप। एनर्जी की बेसिक, अच्छा एनर्जी फाइंड करनी हो, याद रखिएगा कभी कभी हमसे कह दिया जाता है एनर्जी फाइंड कर लें। अब हम सोच रहे थे एनर्जी का तो कोई फार्मूला नहीं है, तो भाई एनर्जी का वही फार्मूला है जो वर्क का फार्मूला है, वर्क भी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है। तो समटाइम अगर फोर्स इंटू डिस्टेंस दिया हुआ हो तो ज़रूरी नहीं है, आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं वहाँ पे। अगर फोर्स इंटू डिस्टेंस दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, तो वहाँ पे आप ये फार्मूला अप्लाई करके वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। पावर का फार्मूला मैंने आपसे शेयर कर लिया है। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया के, लेकिन लिक्विड का प्रेशर जो है वो रो जी एच होता है। अब उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, लिक्विड के प्रेशर के बारे में जब मैं एक बात आपको बताऊंगा तो वो ज़रा समझ लीजिएगा कि ये लिक्विड का प्रेशर है इनसाइड जहाँ पे एक्ट कर रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि समटाइम ये होता है कि लिक्विड का प्रेशर दे दिया जाता है आपको, ये फाइंड करने का फार्मूला भी है रो जी एच। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी ग्रेविटी है और एच हाइट है। हाइट हमेशा ऊपर से मेजर की जाती है, लेकिन अगर टोटल प्रेशर निकाला जाएगा, आपका टोटल प्रेशर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो ऐड कर रहे हैं ना इसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड प्रेशर, इन दोनों को ऐड कर दें, आपके पास टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड आ जाता है। जो अंदर पानी में टोटल प्रेशर ऐड कर रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको गिवन होता है 1 × 10⁵ पास्कल्स दिया हुआ होता है। इसको ऐड कर दें लिक्विड प्रेशर में तो आपको मिल जाएगा। अब सिचुएशन ये होती है कि आपने देखना होता है कि भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि टोटल प्रेशर दिया हुआ होता है। ये सिचुएशन होती है कि टोटल प्रेशर आपको गिवन होगा, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया जाएगा, यानी PO दे दिया जाएगा, आपको टोटल प्रेशर PT दे दिया जाएगा, आपसे लिक्विड का प्रेशर पूछ लिया जाएगा, तो आपने करना क्या है, PT में से PO को माइनस कर देंगे, लिक्विड का प्रेशर मिल जाएगा। इक्वेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।